चलिए भाई, आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पिरामिडल इन्वर्जन। तो हेडिंग डालेंगे पिरामिडल पिरामिडल इन्वर्जन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये जो पिरामिडल इन्वर्जन मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको एक और नाम से जाना जाएगा जिसको हम लोग बोल देंगे वॉल्डन इन्वर्जन। अब भाई ये होता क्या है, पिरामिडल इन्वर्जन का मतलब होता क्या है? थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो NH3 है, ये हमें पता है। NH3 जो होता है, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास में क्या होती है, 2s2 2p3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2p है हमारा, ये जो 2s है हमारा, इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 2s ऑर्बिटल हो गया और ये 2p का ऑर्बिटल हो गया। ठीक है। इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन तो नहीं चाहिए 2s को, लेकिन 2p को चाहिए। तो बड़े ही दुखी मन से यहाँ पे जो 2s है वो अपने आप को, जो लोन पेयर है उसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल देता है। यहाँ तक तो हमने लास्ट में भी देख लिया था, पढ़ भी लिया इसके बारे में कि ये यहाँ पे जो लोन पेयर हैं, अब वो कहाँ आ गए हैं? अब वो आ गए हैं हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल में। इससे हमें क्या देखने को मिला? इससे हमें ये देखने को मिला कि जो नाइट्रोजन, इसके ऊपर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो कितना आता है हमारे पास में, 107.5 डिग्री आता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिपल्शन हमें लग रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हमें देखने को मिल रहा है किसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से। तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर स्टेरिक रिपल्शन अगर आएगा तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की, जिससे सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इसी में थोड़ा सा और ध्यान देना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो 2p ऑर्बिटल है और ये जो 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो 2p ऑर्बिटल मैंने बनाया था और ये जो 2s ऑर्बिटल मैंने बनाया है, इनकी जब मिक्सिंग होगी तो ये रहा आपका 2p का एनर्जी लेवल, ये हो गया आपका 2s का एनर्जी लेवल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक। इनसे यहाँ आप देखेंगे कि एनर्जी जो होती है 2s की वो बढ़ जाती है। 2s की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आ गए आपके एस पी मिक्सिंग के बाद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये रहा p। ठीक, और ये रहा s। देखिए ज़रा ध्यान से देखना, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी चेंज हमें यहाँ से देखने को मिला। एनर्जी जो थी 2s की वो इंक्रीज हो गई। अब वो बोलता है यहाँ पे 2s जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अब उसका मन तो था नहीं इलेक्ट्रॉन देने का, है ना, लेकिन फिर भी उसको बिना मन के वहाँ पे जाना पड़ा। तो उसने ये सोचा कि यहाँ से जो अट्रैक्शन मुझे न्यूक्लियस से मिल रहा था, जो अट्रैक्शन मुझे न्यूक्लियस से मिल रहा था, अब वो तो हो गया कम। क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है, एक कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा, वो कंसेप्ट होता है क्वांटम टनलिंग। क्या होता है? क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग कंसेप्ट होता है। अभी जो क्वांटम टनलिंग कंसेप्ट होता है वो क्या है, देखिए ज़रा, कि जब 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तक, इस एनर्जी लेवल तक आ चुके हैं, तो ये जो एनर्जी लेवल है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जो एनर्जी लेवल है ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि sp3 में कन्वर्ट हुए हैं, अब वो जंप कर जाते हैं p ऑर्बिटल में वाया क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। इसको आप आगे भी पढ़ेंगे, आगे अपन लोग जब
आगे की जो मेजर स्टडीज़ होती है, एमओटी हो गई और ये कोऑर्डिनेशंस हो गए, कंपाउंड, जितने भी ये जो आगे हम लोग हैवियर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको एक क्वांटम टनलिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि sp3 में बैठे हुए थे, अब वो जंप कर जाते हैं p में, और फिर P से वापस sp3 में, sp3 से P में, और P से वापस sp3 में। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पे जो P में इलेक्ट्रॉन जंप कर गए हैं, अमोनिया पहले कैसा होता था, अमोनिया जो पहले रिजिड हुआ करता था, अमोनिया जो रिजिड हुआ करता था, अब वो अपनी रिजिडिटी खो देता है, और अब वो क्या बन जाता है, अब वो क्या बन जाता है, अमोनिया एक डायनेमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया कैसा कन्वर्ट हो जाता है, डायनेमिक डायनेमिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो मूवमेंट नहीं थी पहले उसके अंदर, अब क्या है, हमें ये देखने को मिला कि अब उसके अंदर जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो देखने को मिल गई, और ये कैसा हो गया, डायनेमिक मॉलिक्यूल बन गया है, कौन, अमोनिया। इसे आप एक और नाम से बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं फ्लक्सेशनल फ्लक्सेशनल मॉलिक्यूल। इसको आप फ्लक्सेशनल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन था उसने जब अपने जो 2s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए, तो 2p और sp3 के बीच में जो एनर्जी गैप था वो बहुत लो था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन sp3 से p में जंप कर गया, और वही इलेक्ट्रॉन वापस sp3 में आएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ देखने को मिलेगा पायरामिडल इन्वर्जन। अब ये पायरामिडल इन्वर्जन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, आप वो चीज़ देखिए, थोड़ा सा समझिए कि पायरामिडल इन्वर्जन से मेरा मतलब क्या है। पायरामिडल इन्वर्जन से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये कैसा है आपका, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल में है, और ये यहाँ पे जो है हमारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, और इनके बीच का जो थीटा एंगल है उसको मैं बोल सकता हूँ थीटा कितना, 107.5। ठीक है, 107.5 हमारे पास में देखने को मिलेगा, और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी भाई, वो होगी आपकी पिरामिडल। कैसी है, पिरामिडल है। तो जैसे ही ये जो लोन पेयर है ये sp3 से p में गया, sp3 से p में गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर ये p के अंदर हमें जो है इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए, p में जो है इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गया, और ये अनहाइब्रिड स्टेट में गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो शेप था, नाइट्रोजन का जो शेप था यहाँ पे जो थीटा था वो किसके इक्वलेंट हो गया, 120 डिग्री के इक्वलेंट हो गया, जिसकी वजह से ये जो शेप था वो बन गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्या हुआ कि ये वापस p ऑर्बिटल से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आया। तो मान लीजिए कि अगर ये लोब पहले ऊपर थी तो अब ये लोब कहाँ चली गई, अब ये लोब जो है वो नीचे की तरफ आ गई, ये लोब कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। पहले ये लोब ऊपर थी, अब ये लोब कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो हाइड्रोजन थे, अब इनका रिपल्शन कहाँ से लगेगा भाई, यहाँ से लगेगा, यहाँ से रिपल्शन लगना चालू हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऊपर की तरफ चले गए। इन्वर्जन से मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल पलट जाए या मॉलिक्यूल टर्न हो जाए, नहीं। इन्वर्जन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है पहले वो कुछ इस तरीके का शेप शो कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। अब जब ये लोन पेयर नीचे की तरफ आ गए तब ये इन्वर्जन जो पहले कुछ ऐसा हुआ करता था अब ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये होता है पायरामिडल इन्वर्जन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो इन्वर्जन है, ये जो इन्वर्जन है ये किस वजह से हुआ, ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, क्वांटम टनलिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो एनर्जी बैरियर होता है, जो एनर्जी बैरियर यानी कि जो एनर्जी लेवल होगा sp3 और 2p के बीच में, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा ना होने की वजह से sp3 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, p के अंदर जाके जंप कर जाते हैं, और फिर जब वापस से वो P से sp3 में आते हैं तो ये इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो इन्वर्जन है, यहाँ पे जो मैं डेल ई की बात कर रहा हूँ, ये जो डेल ई है,
अब ये डेल ई कैसा है, बहुत लोगों के मन में सवाल आया कि सर यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हो रहा है ये कैसी एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी है, फोटोकेमिकल एनर्जी? नहीं, ये दोनों ही एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हो जाता है। पायरामिडल इन्वर्जन जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। तो अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो डेल ई है, ये जो डेल ई मैंने लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? इन्वर्जन बेरियर। ये कहलाएगा इन्वर्जन बेरियर कहलाएगा, ये इन्वर्जन बेरियर है। अब ये जो इन्वर्जन बेरियर है, अगर इसकी वैल्यू लो हुई, इसकी वैल्यू कैसी हुई? लो हुई, तो हम लोग कह सकते हैं कि पायरामिडल इन्वर्जन जो है, पायरामिडल इन्वर्जन टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ पे जो पायरामिडल इन्वर्जन है वो हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो यहाँ पे पायरामिडल इन्वर्जन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि पायरामिडल इन्वर्जन डज नॉट टेक्स प्लेस। अब ये मैंने किस आधार पे बोल दिया वो थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो पायरामिडल इन्वर्जन है वो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं। तो आप पहले हेडिंग डालें, फैक्टर्स अफेक्टिंग pyramidal inversion barrier। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पायरामिडल इन्वर्जन बेरियर। अब देखिए फैक्टर क्या क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाना इसके ऊपर। मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो नाइट्रोजन है मेरे पास में, ये जो नाइट्रोजन है मेरे पास में, इसके ऊपर ये मैंने लोन पेयर बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच का जो एंगल है वो 160 डिग्री 0.5, यहाँ पे हमें थीटा देखने को मिल रहा है। थीटा क्या देखने को मिल रहा है? थीटा इज इक्वल्स टू 107.5 डिग्री। ठीक, अब जैसे ही ये इन्वर्जन होने लगेगा, यानी कि sp3 का जो इलेक्ट्रॉन है वो p पे जंप करेगा, तो थीटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थीटा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। थीटा कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे? 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया, यानी कि जो थीटा था, जो पहले 107.5 था, अब वो कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। पहले ये कैसा था? sp3 हाइब्रिडाइज था, अब ये कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, है ना? या इसको अपन बोल सकते हैं पहले ये sp3 था और अब ये sp2 हो गया। ये कैसे हुआ? ये जो था ये अपने ग्राउंड स्टेट पे था, और ये जो है ये अपने एक्साइटेड स्टेट पे, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इसको। तो ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी थी वो कैसी थी? वो थी लो एनर्जी। ग्राउंड स्टेट पे कैसी थी? लो एनर्जी थी। और जैसे ही हम लोग एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचे, एनर्जी कैसी हो गई? हाई हो गई। एनर्जी कैसी हो गई? हाई हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए, एक चीज़ छोटी सी और मैं पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जब ये ग्राउंड स्टेट पे था और ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुँचा, तो यहाँ पे क्या हुआ? थीटा इंक्रीज हुआ, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा तो थीटा जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देखने को मिल रहा है ना, 107.5 से कहाँ हो गया? 120 डिग्री पे पहुँच गया। 120 डिग्री पे पहुँच गया। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे एनर्जी बैरियर बढ़ेगा, वहाँ पे आपको थीटा भी बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा, थीटा भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इसको अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ, तो ये जो डेल ई है मेरे पास में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? थीटा ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस थीटा ऑफ ग्राउंड स्टेट में लिख सकता हूँ इसको। ये जो डिफरेंस है ये है क्या? ये डिफरेंस यही तो है, ये डिफरेंस यही तो है। ये जो 107 पे ग्राउंड स्टेट पे था, ये 120 एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, तो ये जो डिफरेंस मेरे पास में आया वो डिफरेंस कैसे निकल के आएगा? थीटा एक्साइटेड स्टेट का माइनस थीटा ग्राउंड स्टेट का। तो इसी के कंक्लूजन से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर थीटा जो कि ग्राउंड स्टेट का हम देख रहे हैं वो अगर बढ़ेगा, अगर थीटा ग्राउंड स्टेट पे जो है वो बढ़ेगा,
जिसकी वजह से जो डिफरेंस है डेल थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो डेल जी एस है इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसमें से डेफिनेटली जो वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं इसको आपने क्या मान लिया, फिक्स मान लिया ना। 120 डिग्री माना है आपने एक्साइटेड स्टेट पे, जो उसकी जो एक्साइटेड स्टेट थी वो क्या थी, 120 डिग्री थी। अब उसके अंदर अगर आप डेल जी एस यानी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो 120 में से जितनी भी वैल्यू आएगी डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। अब जब वो कम होगा तो हमने ऊपर क्या लिखा हुआ था, डेल थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल ई के। तो जैसे ही डेल थीटा कम होगा तो ये डेल ई भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिला, डेल थीटा जो था वो अगर डिक्रीज होगा तो डेल ई भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी से हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन लेते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर ये मैंने लोन पेयर लगा रखा है और ये मैंने कोई से ग्रुप लगा रखे हैं। ये क्या लगा रखे हैं, मैंने कोई से ग्रुप लगा रखे हैं। इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब इसी को अगर मैं आपसे दो पार्ट में डिवाइड करके पूछूं ऐसे कि ये जो थीटा है अगर वो ज़्यादा होगा 107 डिग्री से, थीटा अगर ज़्यादा है 107 डिग्री से, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पायरामिडल इन्वर्जन जो है वो टेक्स प्लेस ईजिली। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो डेल थीटा की वैल्यू है अगर वो डिक्रीज़ कर दी जाएगी तो डेल ई भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डेल थीटा अगर ज़्यादा होगा 107 से तो वो 120 जो है 120 के पास होगा, है ना। तो 120 के पास अगर 107 से ज़्यादा ही आप करोगे, 108 कर दो, 109 कर दो, 113 कर दो, तो ये 120 के पास जाने में ईजी रहेगा ना। तो मतलब क्या होगा कि अगर थीटा ज़्यादा है 107 से तो पायरामिडल इन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे थीटा जो है वो कम है, थीटा जो है वो कम है 107 डिग्री से, तो 120 डिग्री पहुंचने में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पायरामिडल इन्वर्जन जो है डू नॉट टेक टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो है पायरामिडल इन्वर्जन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अमोनिया होता है NH3 होता है या उसके आगे के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 160 डिग्री से ज़्यादा अगर थीटा रख रहे होंगे तो पायरामिडल इन्वर्जन वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन वहीं फॉस्फीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो थीटा है 107 डिग्री से कम है, 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, आपको बता 94 होता है वो, लेकिन फिर भी मैं 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। तो देखिए आप कि 120 से पहले कौन पहुंचेगा, 107 से ज़्यादा वाला या 90 से ज़्यादा वाला या 90 वाला पहुंचेगा, 107 वाला इजीली ना। तो पायरामिडल इन्वर्जन जो है वो अमोनिया में हो जाता है और PH3 में नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है आपसे, अब एक क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करके देंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच मॉलिक्यूल pyramidal inversion in which molecule pyramidal inversion is fast। अब आपको बताना है, मैं दो मॉलिक्यूल जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से पायरामिडल इन्वर्जन किस में जल्दी हो जाएगा। देखिए एक तो है ये अमोनिया, ये लगे हुए हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एक ये है नाइट्रोजन जिस पे लोन पेयर, ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल और ये मिथाइल। अब आपको बताना है कि इसमें इन्वर्जन किस में फास्ट होगा। ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है। ज़रा आप सोचें थोड़ा सा इसके बारे में, सोचो सोचो सोचो। देखो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया, थीटा अगर 107 से ज़्यादा है, थीटा अगर 107 से ज़्यादा है तो वो 120 डिग्री पे जल्दी पहुंच जाएगा, पिरामिडल इन्वर्जन जो है वो जल्दी हो जाएगा। अब आप देखना यहाँ पे जो थीटा लग रहा है, यहाँ जो थीटा है वो है 107 डिग्री पॉइंट 5, यहाँ 107.5 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है ये ज़्यादा है,
किससे? 107.5 डिग्री से। ऐसा मैंने क्यों कह दिया? ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ना मिथाइल, ये बल्की ग्रुप है। क्या है ये? बल्की ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन हमें दिखाएंगे। स्टेरिक रिपल्शन हमें दिखाएंगे और यहाँ से ये जो लोन पेयर है वो भी इसको दबा रहा है। तो देखो स्टेरिक रिपल्शन, इसका मतलब होता है, ये आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसी के आगे मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से थीटा जो है NMe3 के अंदर ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू NH3। ठीक है, तो जिसमें थीटा ज़्यादा होगा पिरामिडल इन्वर्जन किस में जल्दी होगा? ये आंसर आ गया आपका बी में। आंसर है आपका बी। बी के अंदर जो है आपका पिरामिडल इन्वर्जन देखने को मिलेगा, आपको पिरामिडल इन्वर्जन फास्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक एनर्जी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, यानी कि इन्वर्जन बैरियर किस किस में कितना होगा उसके बेसिस पे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है NH3 का, पिरामिडल इन्वर्जन जो हो रहा है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा उस एनर्जी बैरियर को देखना। तो हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व of NH3 during pyramidal inversion। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है अब मैं आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, ये कर्व मैंने आपके सामने से बनाया। ठीक है, देखिएगा ज़रा। अब मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो मैंने साइड ली है ये हो गई आपके लिए एनर्जी, और ये हो गया आपका थीटा। ये हो गया एनर्जी और ये हो गया थीटा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड स्टेट हो गई, यानी कि मैं आपसे कह दूँ कि ये जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पे जो शेप है वो हो गया आपका पिरामिडल। कैसा हो गया? पिरामिडल। यानी कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा 107.5 डिग्री का। और मैं आपसे ये कह दूं कि अच्छा एक चीज़ और बताइए आप मुझे कि ये जो थीटा हमने निकाला है 107.5 डिग्री, 107.5 डिग्री, आप इसका अमोनिया का ज़रा एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन बताइए ज़रा। एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखिए निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/आयोटा, है ना? ये फार्मूला हुआ करता था। इससे आप जो है एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे अमोनिया के, जो कि निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली sp3.33। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब मैं आपसे ये कह दूं कि ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूँ ये सब कैसे हैं भाई? ग्राउंड स्टेट है। ये कैसे हैं? ये सब ग्राउंड स्टेट है। अब ये ग्राउंड स्टेट हैं तो यानी कि ये सारे के सारे यहाँ पे शेप कैसा शो कर रहे होंगे? पिरामिडल। ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल और ये भी पिरामिडल यहाँ पे ही शो कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो मैंने एरिया बनाया है ये होगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। ये कैसा होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा। ये जो पॉइंट होंगे ये आपके, ये ट्रांजिशन स्टेट होंगे, जहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो थीटा है वो है 120 डिग्री और जो शेप है वो है आपका sp2। सब पे क्या, ये सब ट्रांजिशन स्टेट है, सब पे 120 डिग्री और ट्रांजिशन स्टेट आपको sp2 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं कि बताइए कि इसके ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन sp3.33 है, तो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफिक ऐसे यहीं कहीं पे एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि यहाँ जो थीटा होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पॉइंट पे जो शेप है वो sp3 हो जाएगा हमारे लिए एग्जैक्ट। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब मैं आपसे कहता हूँ कि दो दो अल्टरनेट फंक्शंस पे, यहाँ पे जो अल्टरनेट वेव्स हैं, ये जो अल्टरनेट वेव्स हैं या अल्टरनेट ट्रांजिशन स्टेट पे, दो अल्टरनेट ट्रांजिशन स्टेट पे कितने sp3 हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें कितने अल्टरनेट, दो अल्टरनेट वेव फंक्शन पे या ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, दो अल्टरनेट ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमें कितनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगी या शेप देखने को मिलेगी। तो आप देखिए, एक हो गया आपका ये वाला ट्रांजिशन स्टेट, आप इसको मान लो रेफरेंस, और अल्टरनेट कौन सा हो गया इसका, ये हो गया, यानी एक को छोड़ के दूसरा वाला। तो यहाँ पे भी sp3 होगा, यहाँ भी sp3 होगा, यहाँ भी एक sp3 होगा, और यहाँ पे भी sp3 शेप देखने को मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि 4sp3 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दो अल्टरनेट ट्रांजिशन स्टेट के बीच में। अगर वहीं आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए दो सक्सेसिव ट्रांजिशन स्टेट के बीच में कितने sp3 देखने को मिलेंगे, तो दो सक्सेसिव कौन से हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, दोनों सक्सेसिव हो गए एक के बाद एक। तो यहाँ पे आपको कितने sp3, 1 और 2 देखने को मिल रहे हैं, दो sp3 आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, सक्सेसिव पे, और 4 sp3 कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, अल्टरनेट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आपसे एक छोटा सा सवाल, और छोटा सा, अगर मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, ये जो पॉइंट है, ये ग्राउंड स्टेट वाला पॉइंट, यहाँ पे sp3.33 देखने को मिल रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या अगर मैं बोल दूँ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो सेंटर होगा, उस सेंटर पॉइंट पे मुझे एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। उसके सेंटर पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी। आपके पास में मैं ऑप्शन रख देता हूँ, एक हो जाएगी आपकी sp3, बी हो गया आपका ऑप्शन sp2.37, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका sp2.67, और फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका sp2.5, और एक और ऑप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ sp2.8। चलिए, थोड़ा सोच के बताइए, मैंने आपसे बोला कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी NH3 की इस कर्व के मिड पॉइंट पे बताइए। ठीक है, आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 एट मिड पॉइंट ऑफ कर्व। ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कर्व है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक का, इसका जो एक मिड पॉइंट होगा, ये जो है मैंने आपको बोला, ये है आपका मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन कितनी देखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पे बहुत माइनर सी मिस्टेक करते हैं लोग। देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो है sp3.33, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो हो रही है 120 डिग्री। क्या देखने को मिल रही है, 120 डिग्री। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, इनके बीच का अगर एवरेज निकालेंगे, हमें मालूम है एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.33, और यहाँ पे जो है मैं प्लस कर दूंगा 2, डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी वो होगी 2.66 समथिंग। ठीक है, ये एवरेज निकालना तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच का एवरेज ही निकालना था ना। तो देखो, 3.33 हो गया और ऊपर क्या हो गया, 2 हो गया। कैसे हो गया, ये sp3.33 मैंने लिया और sp2 का मैंने 2 लिया, 3.33 और 2 को मैंने ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि हम 2 के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं।
हमें निकल के आया 2.66, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है सही है। लोगों को कन्फ्यूजन में किसी किसी ने SP 2.8 कर दिया होगा या किसी किसी ने SP 2.5 कर दिया होगा, ये दोनों ही गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आपको। SP 2, अगर यहाँ पे नीचे SP 3 होता, यहाँ पे SP 2 होता, तो हम यहाँ पे क्लियरली 2.5 को इंडिकेट कर सकते थे, 2.5 को इंडिकेट कर सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर किसी को ऐसा लगा कि ये SP 2 है, ये 3.33 है, इसके अंदर का गैप निकाल दो तो 2.8 के समथिंग आ जाएगा, तो वो भी ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पे जो आंसर है वो है 2.67 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। अब मैं आपसे कंपैरिजन करूँगा, थोड़ा सा कंपैरिजन, वापस NH3 और PH3 के ऊपर एक कंपैरिजन करूँगा मैं, आप उसको देखना। हेडिंग डालें कंपैरिजन इन बिटवीन कंपैरिजन इन बिटवीन NH3 एंड PH3। अब देखिए यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो अमोनिया है इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है ये कैसा है भाई, ये है स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। ये कैसा था? स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर था हमारे पास में। और ये जो फॉस्फीन है हमारे पास में PH3 जो है, ये कैसी थी? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर था इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि जो NH3 था उसके अंदर मुझे थीटा कितना देखने को मिल रहा था, उसके अंदर मुझे थीटा देखने को मिल रहा था 107.5 डिग्री का। और PH3 में अप्रॉक्सीमेटली जो थीटा होता है मेरे पास में वो होता है 90 डिग्री, और इसको मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं तो ये होता है 94 डिग्री के समथिंग, ठीक है, 94 डिग्री। अब हम लोग जो थीटा में डिफरेंस निकालते हैं, डेल थीटा जो हम लोग निकालते हैं, अगर मैं इसको निकालूंगा तो मैं यहाँ पे जो थीटा लूँगा वो रहेगा मेरा ट्रांजिशन स्टेट का, यानी कि एक्साइटेड स्टेट का। यहाँ पे मैं माइनस करूँगा किसके साथ में? थीटा ऑफ ग्राउंड स्टेट के साथ में, थीटा ऑफ ग्राउंड स्टेट के साथ में। तो मेरे पास में जो डेल थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12.5। ये जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया? 12.5 डिग्री यहाँ पे डिफरेंस मुझे देखने को मिला। वहीं अगर मैं बोलूँ डेल थीटा मैं निकालता हूँ इसके लिए, तो डेल थीटा ट्रांजिशन स्टेट का मैं माइनस करूँगा डेल थीटा, सॉरी थीटा किसका? ग्राउंड स्टेट का। तो यहाँ पे जो डेल थीटा की वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी, डेल थीटा की जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आ रही है वो आ रही है 26 डिग्री, ठीक है, 26 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो डेल थीटा था, ये जो डेल थीटा है उसकी वैल्यू लो है कंपैरेटिवली यहाँ पे जो डेल थीटा है उससे। ये कैसी हो गई? इसकी वैल्यू हाई हो गई। कैसी हो गई? वैल्यू हाई हो गई। तो हमने ऊपर का कंपैरिजन पढ़ा था कि डेल ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल थीटा के। तो यहाँ पे अगर डेल थीटा लो है तो डेल ई भी क्या होगा मेरे पास में? लो होगा। और यहाँ पे भी डेल ई क्या होगा? अगर इसका हाई है तो ये भी हाई ही होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर डेल ई लो होता है तो पिरामिडल इन्वर्जन होता है या नहीं? पिरामिडल इन्वर्जन होगा। यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन पॉसिबल है। और यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन होगा क्या? क्योंकि वैल्यू जो है इसकी हाई निकल के आएगी। यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन होगा नहीं, यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन जो है वो नहीं होगा। और एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो अमोनिया होता है वो स्टीरियो केमिकली डायनेमिक मॉलिक्यूल होता है। मैंने अभी आपको बताया डायनेमिक कैसे होता है। डायनेमिक मॉलिक्यूल होता है क्योंकि यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन देखने को मिलता है, लोन पेयर जो है वो मूव करते हैं ऊपर नीचे, तो इसकी जो रिजिड नेचर होती है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं फॉस्फीन की बात करता हूँ तो स्टीरियो केमिकली रिजिड मॉलिक्यूल हमें ये देखने को मिल जाता है। स्टीरियो केमिकली रिजिड मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा सा नोटिस करना कि फॉस्फीन में ऐसा होता क्यों है। फॉस्फीन में सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपके स्टेरिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो 3s के जो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्वांटम टनलिंग कंसेप्ट जो है अप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे
स्टीरियो केमिकली रिजिड मॉलिक्यूल देखते हैं, या अगर अपन कहते हैं कि पिरामिडल इन्वर्जन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। अब ये जो पिरामिडल इन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी खासियत क्या है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, थोड़ा सा जानकारी हम लोग वहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ हमें इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो वो बात करूँगा बेसिसिटी की। किसकी बात करूँगा? बेसिसिटी की। बेसिसिटी की मैं बात करता हूँ। देखिए ज़रा, मैंने आपसे बोला ये जो नाइट्रोजन है, इसका जो लोन पेयर है, ये पिरामिडल इन्वर्जन करता रहता है। क्या करता रहता है? पिरामिडल इन्वर्जन करता रहता है। मतलब इसका जो लोन पेयर है कभी ऊपर कभी नीचे हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही अगर मैं किसी हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके आऊँगा तो वो यहाँ जाए या यहाँ जाए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लुका छुपी खेलने लगता है इसके साथ में, जिसकी वजह से लोन पेयर डोनेशन की कैपेबिलिटी क्या होती है नाइट्रोजन के लिए, वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से, यानी कि पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से बेसिसिटी जो है अमोनिया की, स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमोनिया की या अमाइन की, वो डिक्रीज हो जाती है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया या अमाइन कम हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर, अभी तो हम लोगों ने ये देखा था कि NH3 और PH3 के अंदर जो है अमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है, वहाँ पे जो परसेंटेज करेक्टर है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना कि ये जो पिरामिडल इन्वर्जन का इफेक्ट है हमने पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ही से हम लोग बेसिसिटी को नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। पिरामिडल इन्वर्जन सबसे माइनर इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा माइनर इफेक्ट है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ रेजोनेंस इफेक्ट है और पिरामिडल इन्वर्जन है, तो पहले आप रेजोनेंस को जो है प्रेफरेंस देंगे। वहीं इंडक्टिव इफेक्ट का बोल दिया तो इंडक्टिव पहले आ जाएगा, परसेंटेज कैरेक्टर इससे पहले आ जाएगा। लीस्ट लीस्ट प्रायोरिटी जो है हम लोग क्या करेंगे, पिरामिडल इन्वर्जन को देंगे। तो इसी केस में अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इसी केस में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताइए NH3 और PH3 के अंदर बेसिक ज़्यादा कौन है, अपने लोन पेयर कौन आसानी से दे पाएगा, तो आप बोल देंगे कि NH3 दे देगा, NH3 दे देगा, PH3 नहीं देगा। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अमोनिया की ज़्यादा हो गई कंपैरेटिवली टू फॉस्फीन। यहाँ पे से पिरामिडल इन्वर्जन ये सबसे लीस्ट फैक्टर आएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पिरामिडल इन्वर्जन, बट पिरामिडल इन्वर्जन इफेक्ट ऑन बेसिसिटी, on basicity is up to a less extent, यानी कि इसकी संभावना जो है वो सबसे आखिर में आएगी, जब इंडक्टिव, रेजोनेंस और एस कैरेक्टर इन सबको अपन छोड़ के आ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पिरामिडल इन्वर्जन को देखेंगे। यानी कि आप यहाँ लिख लीजिएगा कि माइनर इफेक्ट होता है ये कैसा होता है माइनर इफेक्ट। कभी इसको मेजर इफेक्ट बना के मत रख देना सामने भाई, ठीक है ना। माइनर इफेक्ट होता है, पहले रेजोनेंस, इंडक्टिव और जो भी इफेक्ट यहाँ पे लगेंगे पहले वो आएंगे, बाद में ये आएगा सबसे आखिरी में, ठीक। तो अब ज़रा एक क्वेश्चन हो जाए आपसे, देखिएगा ज़रा। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर, और यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा है, नो इन्वर्जन, ठीक है। फिर मैंने एक नाइट्रोजन लिया, यहाँ पे लोन पेयर लगाया और यहाँ लिख दिया लेस इन्वर्जन, ये लिख दिया मैंने
लेस इन्वर्जन। ठीक है, फिर एक नाइट्रोजन लेता हूँ, ये लोन पेयर है, यहाँ पे मोर इन्वर्जन है, और ये ले लिया मैंने फॉस्फोरस, इसमें भी नो इन्वर्जन। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नो इन्वर्जन है और यहाँ भी नो इन्वर्जन है तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। हमें बेसिसिटी को देखना है, तो हमें जब पहले से ही पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ज़्यादा बेसिक जो है वो नाइट्रोजन है, तो ये वाला फॉस्फोरस का काम तो पहले ही ख़त्म कर दो। अब बात आती है कि जहाँ जहाँ इन्वर्जन कम होता जाएगा वहाँ वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे बेसिसिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखना ज़रा, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास में ये NMe3 एक मॉलिक्यूल है, और ये है मेरे पास में, सॉरी NMe3 बोल रहा हूँ, NET3, NET3 करिए इसको ज़रा, NET3 कीजिए इसको। ठीक है, ये NET3 मॉलिक्यूल है, और ये भी मैं NET3 मॉलिक्यूल ही लूँगा, लेकिन फ़र्क मेरा क्या आएगा, फ़र्क मेरा क्या आएगा यहाँ पे आप देखना कि ये जो नाइट्रोजन है, मैंने आपसे बोला कि एक को आप ऐसे रख लीजिए, एक NET3 आपका ऐसा हो जाएगा, एक NET3 आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो NET3 मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे जो इन्वर्जन है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन प्रेजेंट है। लेकिन वहीं अगर मैं इस नाइट्रोजन के ऊपर ये जो मैंने NET3 बनाया हुआ है, इसी को मैं एक कार्बन से बांध दूं, इस कार्बन से जो है, किसी एक कार्बन से मैं इसको बांध दूं, तो वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ, स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाया जाए। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे बोल दूं कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे भी NET3 मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसा मैं बना दूं, मान लीजिए ऐसा कुछ मैं बना दूं NET3 मॉलिक्यूल को, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने इसको एक कार्बन मॉलिक्यूल से बांध दिया, इस कार्बन मॉलिक्यूल से NET3 को बांध दिया। अब आप देखना कि यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट था, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, अब बताइए ज़्यादा बेसिक नेचर कौन रखने वाला है, ज़्यादा बेसिक नेचर कौन रखने वाला है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो पायरामिडल इन्वर्जन है, यहाँ पे पायरामिडल इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे पायरामिडल इन्वर्जन है, यहाँ पे पायरामिडल इन्वर्जन नहीं है। तो पायरामिडल इन्वर्जन जहाँ नहीं होगा वहाँ पे जो है लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, तो ये जो है ज़्यादा बेसिक है। अब ऐसा मैंने क्यों कह दिया, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर कुछ ऐसे, और ये इन्वर्जन के बाद कैसे हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं यहीं पे इसी केस में इस कार्बन से इन हाइड्रोजन ये जो बॉन्डेड थे यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, अब क्या ये इन्वर्जन हो पाएगा, अब क्या ये इन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लोन पेयर जो है वो आसानी से अवेलेबल है। लेकिन यहाँ तो इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे तो किसी भी कार्बन से आपने बांधा नहीं है, तो जैसे ही आपने कार्बन से नहीं बांधा इन्वर्जन वहाँ पे पॉसिबल होगा। तो जो इन्वर्जन की वजह से लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगा कंपैरेटिवली टू नॉर्मल NET3 के। ठीक है, एक क्वेश्चन और उसके बाद में अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास में तीन जो है मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ, ये N, ये एक हो गया मेरे पास में, ये वाला मॉलिक्यूल, और एक हो गया मेरे पास में ET3N। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी और सबसे लो बेसिसिटी किसकी होगी। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलिए, आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पे कौन होगा। ठीक है, बताइए, देखिए ज़रा, मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया था, इन दोनों को आपस में
इन दोनों को आपस में कंपेयर किया था। तो मुझे ये पता है कि इसकी जो बेसिक नेचर है ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब मैं अगर कंपेयर करता हूँ इसको, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर लगाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक नेचर अभी इसका ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू इसके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर रख रहा है। ठीक है, ज़्यादा बेसिक नेचर सेकंड वाले का है। अब बात आती है कि भैया पता चले कि फर्स्ट और थर्ड में से ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा। तो मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि पिरामिडल इन्वर्जन जो होता है ना वो लीस्ट इफेक्ट शो करता है। पिरामिडल इन्वर्जन क्या शो करता है, लीस्ट इफेक्ट शो करता है। तो अगर जो भी बेसिक नेचर की हम लोग बात करेंगे तो उसमें पहले जो फैक्टर्स आने चाहिए थे जैसे रेजोनेंस, इंडक्टिव और जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो पहले आएंगे। जो पिरामिडल इन्वर्जन है वो लीस्ट इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट नहीं होता, माइनर इफेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे माइनर इफेक्ट ये लगा रहा है तो बेसिसिटी को ये कम करेगा, और ये जो है और ज़्यादा कम करेगा, माइनस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा कम कर देगा कंपेरेटिवली टू पिरामिडल इन्वर्जन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड वाला जो है ज़्यादा बेसिक होगा कंपेरेटिवली टू फर्स्ट वाले के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वॉल्डन इफेक्ट या अगर अपन बोले वॉल्डन इन्वर्जन और पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब अगले टॉपिक के अंदर जो है हम लोग वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी जो भी आप कहते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।